हाँ जी, क्या हाल है। तो दोस्तों, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल दुनिया को सिर्फ आपके लिए आसान और सरल भाषा में समझाने के लिए मैं हिमांशु वापस आ गया हूं, ताकि आप किसी से पीछे ना रहे। तो चलिए लेट्स टेक असिस्टेड। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारे साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक वाली वीडियो, जिसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये साइबर अटैक से हमारे देश को क्या क्या खतरे हो सकते हैं और कुछ केस स्टडीज भी बताई थी, और दूसरे पार्ट में ये बताया था कि ये साइबर अटैक्स होते कैसे हैं। उसी के कंटिन्यूशन में फाइनल चैप्टर में बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि असल में इन साइबर अटैक से फायदा किस किस को हो रहा है और इनसे होता क्या क्या है। तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, ये साइबर अटैकर्स कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और उसके बदले में आपसे क्या कुछ नहीं मांग सकते। मगर क्या आपने सोचा है कि इस साइबर अटैकिंग से कितना ही रेवेन्यू जनरेट हो जाता होगा? दोस्तों, साइबर क्राइम मैगजीन के अनुसार दुनिया में साइबर क्राइम्स के चलते, और यहाँ पे मैं रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम्स के चलते 10.5 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। मतलब अगर इसको रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो अबे यार, ये तो मेरे बैंक अकाउंट के डिजिट से भी ज्यादा जीरोस है इसमें। अगर अब साइबर क्राइम से चलते देशों को इतना लॉस हो रहा है, तो न्यूटन चाचा का लॉ लगा के इक्वल एंड ऑपोजिट वाला किसी को तो प्रॉफिट हो ही रहा होगा। मगर ये किसी है कौन? दोस्तों, चैनलिस्ट की एक रिसर्च बताती है कि ये जो साइबर अटैक्स होते हैं, इसका लगभग 75% पैसा रशिया में जा रहा है। ऐसे ही अमेरिकी सेनेट में बताया गया था कि जो नॉर्थ कोरिया के प्रोजेक्ट्स होते हैं, खास करके उनके साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर उनकी अलग अलग चीजों की फंडिंग जो होती है, वो भी साइबर अटैक्स करवा के ही करवाई जाती है फंडिंग उसकी, क्योंकि उनके कुछ ऐसे हालात है कि वो ट्रेड करके पैसा ला ही नहीं सकते। अब कई बार साइबर अटैकर्स कॉन्फिडेंशियल डेटा या सोर्सेज या ईमेल पासवर्ड्स वगैरह निकलवाने के लिए अपना दिमाग लगाने की जगह लोगों को इमोशनली फंसाते हैं। होता ये है कि जो अटैकर्स होते हैं, या तो जिस इंसान के पास वो सोर्स ऑफ डेटा है या उस डेटा का एक्सेस है, उसको डायरेक्टली ब्लैकमेल करते हैं किसी भी रीजन से कि आपको ये करना पड़ेगा वरना हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। या फिर वो करते हैं स्मार्टली हनी ट्रैपिंग। हनी ट्रैपिंग का आप अक्सर मूवीज में एग्जांपल देखते ही हैं कि कैसे एक सीक्रेट एजेंट या फिर एक स्लीपर सेल किसी सिविलियन के साथ नजदीकियां बढ़ाता है, उसे अपना एसेट बनाने के लिए उसकी जिंदगी में आता है, उसके साथ रहता है, जितना हो सके उतना समय बिताता है, ताकि वो खुद उस सोर्स तक पहुंच जाए या फिर उस इंसान से वो काम करवाए आगे चल के। ऐसे ही हनी ट्रैपिंग के एक इंसिडेंट्स में हमारे डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट को फंसाया गया था, जहां पे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की एक महिला अफसर ने हमारे उस साइंटिस्ट को फंसाया था, ताकि वो उससे कुछ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल सके, उनसे वो डिटेल्स ले सके जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया था। अब जो ये साइबर क्राइम्स होते हैं, इसके चलते इंडिया क्या बाकी बहुत सारे देशों को भी साइबर क्राइम के चलते कई सारे तरीके के नुकसान होते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आती है इंडिविजुअल्स को, बैंक्स को या फिर बिजनेसेस को फाइनेंशियल लॉसेस होना। नंबर 2 पे आता है, क्योंकि ये सारा पैसा 2 नंबर का ही होता है, तो इससे इलीगल काम किया जाता है, जैसे कि हवाला में पैसा लगाना या फिर टेरर फंडिंग। तो ऐसे में एज अ सिविलियन, एक नागरिक होने के नाते हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम लोग इन चीजों से बचे रहे या फिर इनके असर को कम कर दें? अब हमारे यहाँ पे कोई डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री नहीं है। मतलब हमारे पास है कुछ चीजें, जैसे कि साइबर क्राइम का अपना वेबसाइट है, हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है 1930, मैंने आपको बहुत बार बताया, और हमारे पास दिल्ली पुलिस या फिर हमारी सेंट्रल पुलिस, बहुत सारी फोर्सेस हैं। तो ये सब तो है, क्राइम ब्रांच है, साइबर क्राइम के लिए अलग से बना रखे हैं कुछ रूल्स वगैरह, मगर वो सब डेडिकेटेड एक मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है, वो सब हमारी फोर्सेस के अंडर में ही आता है। जबकि फॉरेन की कई सारी कंट्रीज में ऐसी डेडिकेटेड मिनिस्ट्रीज ऑलरेडी है। इंडिया की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में बनाई गई थी, जिसके बाद उसको आज तक अपडेट नहीं किया गया। लाल किले पे खड़े होकर इस बात पे जोर जरूर डाला था कि हाँ, साइबर सिक्योरिटी पे हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग कुछ चेंजेस लेके आएंगे और कुछ डेवलपमेंट करेंगे उस सेक्टर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मगर उस बात को भी अब 4 साल होने को है और कुछ ऐसा मेजर हमें दिखाई नहीं दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे तो कई सारी चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया इसी डेटा ब्रीच के चलते, मगर असल में बात यह है कि इस बैन के चलते भी कई सारी अभी भी ऐसी ऐप्स अवेलेबल हैं जिसपे टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, कुकीज आती हैं, और उन पे साइन करने पे, उनको एक क्लिक करने पे आप किस किस चीजों के लिए उनको अग्री कर रहे हो कि हाँ मैं आपको ये अपना डेटा दे रहा हूँ, या फिर जो भी चीजें उसमें लिखी हुई है वो कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि हम ये तक नहीं जानते कि वो डेटा असल में जाता कहाँ पर है। ये सारा का सारा डेटा फॉरेन कंट्रीज में स्टोर किया जाता है। मोस्टली इंडिया का डेटा सिंगापुर में स्टोर किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल और बाकी सब सिंगापुर में स्टोर करते हैं अपने डेटा को। तो उससे होता ये है कि हम लोगों का उस पर कोई एक्सेस नहीं रहता। मतलब हमसे हमारा मतलब है हमारे देश का, कि वो कोई और कंट्री है, वहाँ के अलग नॉर्म्स है, वहाँ के अलग रूल्स है, और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बल्कि अगर हम लोग यही डेटा स्टोरेज इंडिया में बना ले तो इससे कई सारे फायदे होंगे। पहली बात तो उस पर हमारी गवर्नमेंट का हक होगा, और दूसरी बात ये कि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि उस डेटा को संभाल के रखने के लिए उस पे आसपास साइंटिस्ट लगेंगे, कुछ टेक गाइज लगेंगे,
नॉर्मल सिविलियन एसेट्स भी चाहिए होंगे हमारे पास उस जगह को मेंटेन करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगा। कितनी सारी वल्नरेबिलिटीज हैं जो आज तक अपडेट नहीं की गई, जबकि मैंने आपको कितनी बार बताया है कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन अपडेट आता है इसलिए ताकि वल्नरेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि ये जो साइबर अटैकर्स हैं वो उस पर एक्सेस ना कर पाए। पुराने अपडेट्स जो होते हैं, पुराने वर्जन जो होते हैं, उस पर अटैक करना आसान होता है, जबकि नए वाले में स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है इन वल्नरेबिलिटीज को, उन पर अटैक करना इतना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों इन तीनों वीडियो की सीरीज में मैंने आपको काफी हद तक छोटे बड़े सभी टॉपिक्स को कवर करके ये समझा दिया है कि ये साइबर अटैक और साइबर की दुनिया होती कैसी है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप और लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता रहे कि ये सब चीजें होती कैसे है, कैसे वर्क करती है और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज ऐसी कंफ्यूजिंग सी लगी तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो अब मैं चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक असिस्ट।